चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एसिडिक नेचर, जहां पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि जो हमारा एसिडिक नेचर होगा वो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके। आज हम बात करेंगे बेसिक नेचर। तो कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे पहले यही समझ सकते हैं कि बेसिक नेचर के बारे में अगर मैं बात करनी होगी तो एसिडिक का उल्टा बेसिक होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो प्लस आई यहाँ होगा और माइनस आई यहाँ होगा। आगे बात समझ में? तो कल हमने बात की थी एसिडिक नेचर, एसिड नेचर में एसिड और अल्कोहल की बात की थी। आज हम बात करेंगे बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि भाई बेसिक नेचर अगर हमें देखना है तो बेसिक नेचर देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब पॉइंट यहाँ उठता है कि बेसिक नेचर किसका देखा जाएगा, किसका बेसिक नेचर देखा जाएगा। तो बेसिक नेचर बेसिकली हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे अमीन का, अमीन का। ठीक है, तो यहाँ पर अमीन का बेसिक नेचर देखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमीन, बेसिक नेचर ऑफ। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ। अब अमीन का जो बेसिक नेचर होता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अमीन जैसा कि आप जानते हो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये कंडीशन होती है, और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो प्रेजेंस होती है, यानी कि नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, ये इसके लुईस बेसिक नेचर को शो करता है। लुईस बेस, लुईस बेस का मतलब क्या होता है? लुईस बेस का मतलब ये होता है कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उपस्थित होगा तो यहाँ से क्या करेगा, जो H प्लस आयन जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो अटैक करके इस कंडीशन पर नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर एक प्लस का निर्माण करेगा। समझ में आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और हाइड्रोजन इस तरीके का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग अमोनियम आयन भी बोलते हैं, है ना? अमोनिया है तो अमोनिया से अमोनियम आयन इसको हम बोल सकते हैं। तो H प्लस जो अटैक किया उसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड, है ना? और यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? लुईस बेस। भाई आपको पता है बेस के बारे में बात करते हैं तो बेस बेसिकली तीन टाइप का होता है, तीन टाइप से डिफाइन करते हैं, मतलब तीन सिद्धांत। पहला कौन सिद्धांत है? आर्रेनियस सिद्धांत, समझ में आ गया? दूसरा कौन सा है? ब्रोस्टेड-लोरी, और तीसरा कौन सा है? लुईस। तो लुईस का मतलब, लुईस क्या करता है? लुईस का मतलब क्या है? लुईस ये कहता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या अवेलेबल करवाता है तो लुईस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लुईस एसिड होता है। आ रही बात समझ में? तो लुईस एसिड यहाँ पर H प्लस आयन होगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, नया बॉन्ड बनाएगा, N प्लस आयन बनाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये स्टेबल होगा तो नेचुरल सी बात है ये कैसा होगा, क्योंकि उसका संयुग्मी है ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब वहां क्या होगा? अनस्टेबल होगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई लुईस बेस किसी ऐसे लुईस एसिड को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने पर वो किस तरह से हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्यों स्थायी हो जाएगा? अरे भाई इसलिए स्थायी हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, और किसी इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं बचता है तो इसका मतलब वो फिर स्टेबल होता है। ठीक है ना? फिर उसे डर वर खत्म हो जाता है, तब तक वो अनस्टेबल रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास अभी कोई आपको 1000 रुपए दे दे, हाँ मतलब आपकी कीमत उससे कम है, 1000 रुपए दे दे, तो आप डरे डरे घूमे घूमे और रहोगे कि यार कोई चुरा ना ले, है कि नहीं? और मान लेते 1000 रुपए चोरी हो जाए या है ही नहीं तो भाई क्या ले जाएगा, है कि नहीं? तो वही कंडीशन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो डरा डरा घूम रहा था, अनस्टेबल था। दूसरा आया, उसने कहा मैं ले रहा हूँ, ले लिया, उसने ले लिया, स्टेबल हो गया। अब बोले अब है ही नहीं कुछ। समझ में आ गई बात? तो ये स्टेबल हो गया।
तो लुईस बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और देन इस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब पॉइंट ये उठता है कि लुईस बेस अच्छा कब होगा, लुईस बेस अच्छा कब होगा, मतलब कौन ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा। कहने का मतलब ये है वो होगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, तो सामने वाला एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो हमें ये देखना है लुईस बेस में कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो चलो एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने नाइट्रोजन बनाया, यहाँ पर मैंने एक CH3 ग्रुप लगा लिया, यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा लिया, यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा लिया। बात को समझो, एक दूसरी कंडीशन ले ली, यहाँ CH3 यहाँ N है, यहाँ CH3 है, यहाँ H ले लिया। तीसरी कंडीशन मैंने ले ली, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ N ले लिया, यहाँ H ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तीनों ही लुईस बेस है। लेकिन बेटर लुईस बेस कौन सा होगा, इसको मुझे समझना पड़ेगा। और इसको मुझे किस बात से समझना पड़ेगा, इसके साथ जो लगे हुए जो समूह है उसके अनुसार समझना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, अब ये CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है ही नहीं होता है। प्लस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, ये प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर बढ़ गया तो इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा घटेगा बच्चों, बेसिक नेचर बढ़ेगा। समझ में आ गई बात, बेसिक नेचर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, इधर से इलेक्ट्रॉन, यह भी प्लस आई है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन इसके सापेक्ष थोड़ा सा कम होगा, इसके सापेक्ष थोड़ा सा कम होगा। समझ गए। और यहाँ क्या होगा, केवल एक CH3 लगा हुआ है। क्लियर है, तो ये कंडीशन होगी। समझ में आ गया। और एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं भाई साहब, ये क्यों छोड़ दें, इसको भी अपन ले लेते हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या होगा, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर इसका होगा। क्लियर होगा, फिर किसका होगा, इसका होगा, फिर किसका होगा, इसका होगा। अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर हमारे पास में आ जाएगा 3 2 1 अमोनिया। क्लियर है, ये ऑर्डर हमारे पास में आ जाएगा 3 2 1। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी कुछ बातें हैं। क्लियर है, इसके आगे भी कुछ बातें हैं। वो क्या बातें हैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूं। पहले ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, 3 2 1 अमोनिया, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको एक बात बताते चले कि जब हम अमीन के बारे में बात करते हैं और 3 2 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बातें हमारे पास में आती है। क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली दो तरीके से मिलते हैं, एक मिलता है इन गैस फेज मतलब गैसीय माध्यम में, और दूसरा मिलता है इन एक्वस फेज। क्लियर है, क्वेश्चन को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, गैसीय फेज और एक्वस फेज। समझ में आ गई बात, गैसीय और एक्वस, यानी कि गैसियस और एक्वस। ये में ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गैसीय फेज के लिए जब बात करते हैं तो गैसीय फेज के लिए 3 2 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक आपने ऑर्डर 3 2 1 यहां लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये कहना चाहता हूं। गैसीय फेज की बात करेंगे 3 2 1 होगा, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक्वस फेज में अगर हम चले गए तो अगर आपने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा दिया, 3 2 1 यहाँ कर दिया, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, यही चीज मुझे आपको पहले समझानी है, पहले इसको समझ लो फिर आगे की बात करते हैं। ये ऑर्डर गलत होता है तो क्वेश्चन उठता है कि ऑर्डर क्यों गलत होता है और क्या सही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो देखो गैसियस फेज में ये वाला जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैंने आपको समझाया है एज इट इज लगेगा, कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है,
इंडक्टिव इफेक्ट की बात चल रही है, यहां से आप इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लेंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा किस फेज में, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, तो यहां भैया थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो समझ ले। होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि आपको मैंने क्या दे दिया, आपको मैंने दे दिया NH3, बात को समझ लो, आपको दे दिया मैंने RNH2, आपको दे दिया मैंने R2NH। अब ये सब H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसने भी H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, इसने भी H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, इसने भी H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, बात को समझिए, क्लियर है, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया। अच्छा एक बार और दिमाग में रख ले, पहले फिर आगे बात करेंगे। एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा ये ज्यादा बेसिक है, ये उससे कम बेसिक है, ये उससे कम बेसिक है, ये उससे कम बेसिक है, ये मैंने बोला, ठीक है। अब बेसिक हो रहा है, इसका मतलब है, बेसिक का मतलब क्या हुआ कि अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, और ये जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, आप सोचो, ये बनाएगा CH3, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर H प्लस, क्लियर है। तो ये ज्यादा बेसिक क्यों है पता है, ज्यादा बेसिक इसलिए है बच्चों कि यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका जो संयुग्मी होगा वो जितना स्थायी होगा, यानी कि इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, अरे हाँ या ना, और अनस्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर ज्यादा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। अरे भाई जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना होगा, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना होगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जैसे कि मान लेते हैं कोई लड़का है वो बहुत अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो गया, लड़ाकू प्रवृत्ति का हो गया ना, इसके अंदर उसके हाथ पैर जो होंगे वो चलते रहेंगे, लड़ाकू प्रवृत्ति का, अनस्टेबल है। अब उसी को कह दिया मैंने स्टेबल हो गया, तो कोई स्टेबल इंसान थोड़ी अपना कहीं पर ऐसे तैसे करवाएगा जाकर, कौन करवाएगा, अनस्टेबल ही करवाएगा। तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा इतना मतलब उतना ही अच्छा वो होगा। अब बेस की बात चल रहे तो बेस कर लो, और एसिड की बात चल रहे तो एसिड की बात चल लो, तो उसका मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ये अगर ज्यादा अनस्टेबल है तो 100% ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्या स्टेबल का उल्टा स्टेबल, समझ में आया कि ये अस्थाई, ये स्थाई, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसका मतलब ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। समझ में आया, जिसका भी कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका भी कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ओरिजिनल रूप उसका जो होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल, क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इसका बेसिक नेचर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेशन की बात करते हैं उसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो भी इसी ऑर्डर में ही, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी किसकी, कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्जुगेशन की। जो कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मी, जो संयुग्मी बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल इसी ऑर्डर में होगा, क्योंकि टर्सरी का कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जो टर्सरी होगा वो ज्यादा बेसिक नेचर होगा। समझ गए बात को, क्लियर है। अब इसी फैक्टर को दिमाग में रखो कि जो जिसका ज्यादा स्टेबल बनाएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेशन बनाएगा, जिससे बनाएगा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा इसका मतलब उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, H प्लस आयन ले लिया इसने, H प्लस आयन ले लिया तो भाई साहब मैंने H प्लस आयन बना दिया आपके सामने, यहाँ पर H बना दिया, ये प्लस बना दिया, यहाँ बनाया, यहाँ क्या बन गया, R बन गया, N बन गया, H बन गया, H बन गया, H बन गया, यहाँ प्लस हो गया। यहाँ बना दो, यहाँ क्या हो जाएगा, R हो गया, N हो गया, R हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब एक और बनेगा वो तो आगे बात की बात है। अब सुनो मेरी बात खत्म नहीं हुई, सुनो। हम बात कर रहे हैं पानी में, हम बात कर रहे हैं पानी में यानी एक्वस फेज में। और एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस फेज तो आप जानते ही होंगे, नेचुरल सी बात है, क्या होता है आपके पास में, ये कंडीशन होती है, वाटर होता है, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है।
होता है कि नहीं होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर होता है तो हाइड्रोजन अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बोलो हाँ या ना। यानी कि इसका मतलब अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके कांटेक्ट में आ गए तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, बना देगा नहीं बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये बना, ये कहाँ है, पानी के अंदर ही तो है भाई साहब, और पानी के अंदर है, वाटर तैयार बैठे हुए किस चीज के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो मुझे बताओ अवेलेबिलिटी कितने हाइड्रोजन की है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो मैंने चार्ज नहीं बना रहा हूँ, समझ गए होगे आप, चाहो तो बना दो निगेटिव पॉजिटिव बना दो, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो कितने हो गए, ये, यहाँ कितने हो गए, अरे आया समझ, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, अरे हाँ है ना। यहाँ कितने मिल गए, समझ गए, यहाँ 3 मिलेंगे भैया, अरे हाँ है ना, 3 मिल गए। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे थोड़ी सी कम होगी लेकिन होगी, यहाँ भी होगी। यहाँ बात कर लो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 2 होंगे। और अगर हम x नेक्स्ट वाले की बात करें, अगर हम R3N ले ले, R3N ले ले और इसमें H प्लस आयन को एक्सेप्ट करवाए तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी, यहाँ R होगा, यहाँ R होगा, यहाँ ये H होगा प्लस होगा। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई साहब ये बनाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी किसके साथ, वाटर के साथ, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ जो बनाते वो ज्यादा ही ज्यादा सॉल्युबल होते, विलेयता होते, अधिक विलेय होते। यानी कि विलेयता किस पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर निर्भर करती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया इसका मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हें ये दिखेगा, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, सबसे ज्यादा ये दिखेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। और सबसे ज्यादा स्टेबल अगर ये दिखा दिया आपने तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का। अब आई बात समझ में कि सबसे ज्यादा स्टेबल अगर ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या सॉल्वेशन एनर्जी, एनर्जी का टर्म भी ले सकते हो आप, सॉल्वेशन एनर्जी से ले सकते हो, तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेशन। तो बेसिक नेचर इसका ज्यादा हो गया, इसका बेसिक नेचर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा NH3, यहाँ पर बन जाएगा आपका RNH2, यहाँ बन जाएगा R2NH और यहाँ बन जाएगा आपका R3N। इसका मतलब अमोनिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये रही कहानी। अब जज्बात ही बदल गए पूरे। हम वहां कुछ और पढ़ रहे थे, वहां हम क्या पढ़ रहे थे, 3, 2, 1 अमोनिया, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अमोनिया 1, 2, 3, मतलब उल्टा हो गया। लेकिन बात ये भी है कि ठीक है ये डोमिनेंसी होगी, समझ में आ रही है मुझे, ये बात समझ में आ रही है, सॉल्वेशन से हो रही है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर ऐसा थोड़ी है कि वो खत्म हो गया, वो भी तो इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर कहीं ना कहीं तो लगाएगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट से अगर सोचेंगे, क्योंकि वहां पर अपन ने किससे सोचा था बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट से तो सोचा था, और इंडक्टिव इफेक्ट सोच रहे थे 3, 2, 1 अमोनिया मिल रहा था, और यहाँ पर स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेशन एनर्जी सोच रहे, तो यहाँ कितना हो गया, अमोनिया 1, 2, 3 हो गया। समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो गई तो फाइनली हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे कि भैया रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये उससे डोमिनेंट है या वो उससे डोमिनेंट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह डोमिनेंट है, दोनों ही सही फैक्टर लगाएंगे। तो इस कंडीशंस में फिर हम क्या करेंगे, मजबूरी में हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे, और रिजल्ट जो होता है वो होता है 2, 1, 3 अमोनिया। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आएगा, 2, 1, 3 अमोनिया, ये फाइनल रिजल्ट है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं कि भैया लास्ट में हमने एक्सपेरिमेंटल की तरफ चले गए और एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमने देख लिया 2, 1, 3 अमोनिया, ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और ये किसके बेस पर डिफाइन किया है मैंने, ये डिफाइन किया है Kb के बेस पर। Kb आप जानते होंगे, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहां पर Ka और Kb टाइप की चीजें देखी थी। तो Kb जो था इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस, बोलते नहीं बोलते, ठीक है, दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक ये बोला जाता है।
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस उसको लिया, और हम ये जानते हैं कि जिसका Kb ज्यादा होता है उसका बेसिक नेचर जो होता है ज्यादा होता है, और Kb जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, बाकी बहुत से फैक्टर्स इसमें लागू होते हैं। तो जिसका Kb ज्यादा तो Kb इसका ज्यादा, तो बेसिक नेचर इसका ज्यादा होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास में आएगा वो था 213 अमोनिया। बोलो बच्चे, यहां तक किसी कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर देख लेना कि एक्वस फेज है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है गैस फेज है, डरने से आंसर लगा दोगे। एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक्वस डिफाइन करना, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्वस डिफाइन करना, सीधे सीधे उसने बोल दिया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। तो लॉजिकल पॉइंट ये है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस, कुछ नहीं लिखा है तो एक्वस डिफाइन करना, आंसर एक्वस वाला लगाना। गैस वाला तभी लगाना जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो इन गैसियस फेज। समझ गए बच्चों? इस बात को ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी एक बात और है, एक बात और है बेटा, एक बात और दिमाग में रखनी है ना, धोखे हो सकते हैं। यहाँ आर की वैल्यू क्या है, मैंने तो एक आर कॉमन लिखा है ना, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आर की वैल्यू अगर CH3 है तो फिर टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, क्या लगा देना, 213 अमोनिया। क्लियर है बच्चों? 213 अमोनिया। लेकिन लेकिन आर की वैल्यू अगर C2H5 हो गया तो भाई यहाँ पर फिर बदलाव होगा, 231 अमोनिया। आप कहोगे सर ये क्यों? अरे भाई जब बात एक्सपेरिमेंट की आ गई तो फिर एक्सपेरिमेंट पे ही चलेंगे। यहाँ पर एक और बीच में आ जाएगा, त्रिविम बाधा वाली चीज भी आ जाएगी। C2H5 आ गया ना, अरे आ गया। और C2H5 का आई भी ज्यादा होगा, CH3 से C2H5 का आई भी ज्यादा होगा, कार्बन एटम ज्यादा हो गए, कुछ ना कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो वहां पर होगा 231 अमोनिया, ये भी इसमें रहेगा। अब आप कहोगे सर अगर R के बाद अगर हम C3H7 ले ले तो क्या होगा, इसके आगे ले ले तो क्या होगा? हालांकि फिलहाल अभी तक लिया नहीं है, लेकिन अगर ले ले किसी के दिमाग में आ गया, कोई पूछ सकता है तुम लोग। तो भाई एक बात बताऊं मैं, एक बात पते की है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेस पर ही बता रहा हूं। देखा ये गया है कि इसके आगे अगर कार्बन एटम बढ़ेंगे, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो जाते हैं, सारे की चीजें धरी की धरी रह जाती है ना, कहीं कुछ नहीं होता। ये केवल एक आंसर जो पहला आया है ना बस वही होता है, बाकी सब निपट जाते हैं। 3, 2, 1 अमोनिया। पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन दिमाग है तुमने अपने आप से खुद पूछा तो उसका जवाब ये है, तो फिर ये ऑर्डर, ठीक है, 3, 2, 1 अमोनिया। क्योंकि देखा गया है कि आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो फिर उस जगह पर जो फैक्टर्स होते हैं वो इतने डोमिनेंसी शो नहीं करते, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है तो हाइड्रोजन को आने देते, बोले दूर हटो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है, एसेट्रा एसेट्रा, इस तरह की चीजें वहां पर होती है। तो बात समझ में आ गई, कुछ क्लियर हो गया? तो पहली कहानी समझ में आ गई है कि भाई कैसे डिफाइन करना, ये चीज समझ में आ गया है, कौन सा ऑर्डर कहाँ पटकना है समझ में आ गया। क्वेश्चन देखते ही समझ लेना कि क्या पूछा जा रहा है, बेसिक नेचर कैसे पूछा जा रहा है। तो ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पर, तो कुछ और एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तो आप लोग होशियार हो ही गए होंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया अमोनिया, यहाँ पर ले लिया CH3NH2, यहाँ ले लिया मैंने CH3CH2NH2, और यहाँ पर एक और ले लिया, यहाँ पर ले लिया CH3CH2CH2NH2। यानी कि अब देखो मैं एक ही टाइप के अमीन की बात कर रहा हूँ, अभी तक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे हम जा रहे थे, अब हम एक ही टाइप के अमीन की डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, बेसिक नेचर बताना है। तो NH2 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 है ना बेटा, यहाँ भी NH2 हो गया, यहाँ भी NH2 हो गया,
यहाँ भी NH2 हो गया, यहाँ भी NH2 हो गया, तो अब क्या है ये प्लस आई, ये क्या है प्लस आई, यहाँ क्या है प्लस आई, और यहाँ पर H इक्वल टू H इंडक्टिव इफेक्ट 0, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा D C B और क्लियर हो गया DC। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलो और एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे, इस एग्जांपल में यहाँ पर मैंने ले लिया Cl CH2 NH2, यहाँ ले लिया मैंने Br CH2 NH2, यहाँ ले लिया CH3 CH2 NH2 और D ले लिया मैंने CHO then CH2 NH2। सिंपल है, सिंपल है, कर लेंगे, क्लियर है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट वाला रोल करेंगे, क्या करेंगे, दिख रहा है, यहाँ Cl हो गया, ये क्या हो गया माइनस आई भाई साहब, प्लस आई भाई साहब, माइनस आई, माइनस आई बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, पहले कौन सा आएगा C, और सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा CHO का, तो D को पटक दो पीछे, Br और Cl में आ जाओ, तो Br पहले आ जाएगा फिर आ जाएगा Cb, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो कुछ क्वेश्चन फटाफट दे रहा हूं मैं, सॉल्व करें, तो शुरुआत करें फिर, क्या आंसर आएगा, बेसिक नेचर ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं, पहला क्या होगा यहाँ पर B पहले आएगा प्लस आई, डिस्टेंस सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी वही कंडीशन है, प्लस आई है, तो सबसे ज्यादा पहले कौन सा आ गया B के बाद A के बाद कौन सा हो गया, आ गया समझ में B, कोई डाउट यहाँ तक? चलो यहाँ पर आ जाएंगे, Cl की बात करेंगे, तो Cl जितना दूर होगा पहले क्या आ जाएगा C B, कैसे देखा अपन ने, माइनस आई, क्या बताया मैंने बताया है कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम आई होता है, तो पता ही है आपको, D और I एक दूसरे के उल्टे होते नहीं होते, डिस्टेंस बढ़ेगा, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट का नेचर है वो कम होता जाएगा, सही है भाई, कर लिए, चले आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट, आगे बताओ, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, CHO Cl NO2 है, फिर बताओ मैंने क्या कहा, पहले क्या देखना है डिस्टेंस, फिर क्या देखना है नंबर, और फिर देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर CHO है, Cl है और यहाँ पर NO2, तो क्या सिखाया था मैंने, डिस्टेंस, नंबर और इंडक्टिव इफेक्ट, तीन चीजों की बात कर रहे थे। तो एक बात मुझे बताओ, तीनों माइनस आई है, तीनों माइनस आई है, तो तीनों माइनस आई के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा कॉन्सेप्ट भाई, जिसका डिस्टेंस ज्यादा, जितना आई दूर, माइनस आई दूर, उतना बेसिक नेचर ज्यादा है कि कम, बेसिक नेचर ज्यादा, अरे हाँ है ना, जितना दूर बेसिक नेचर उतना ज्यादा, तो दूर कौन है, फिर कौन आएगा, ए, बिल्कुल सही है, फिर कौन आएगा, अरे समझ गए, ये रहे, चलो नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, ये तो बताइए, ये माइनस आई देता है, ये भी माइनस आई देता है, ये प्लस आई देता है, अरे हाँ है ना, और माइनस आई ज्यादा किसका होता है, इसका माइनस आई ज्यादा होता है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर इसका सबसे कम होगा, तो सबसे पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर B। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3 है, प्लस आई इफेक्ट है, डिस्टेंस पास में है, ज्यादा होगा, आंसर इज, यहाँ देखो यहाँ क्या है बताओ, उल्टा हो जाएगा,
CBA, होशियार हो गए तुम लोग। अच्छा इसमें क्या होगा, पहले डिस्टेंस नंबर फिर हाइट। तो पहले एक बात मुझे बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस वाला तो कहाँ जाएगा, पहले डिस्टेंस देखेंगे तो पास में तो है नहीं, ये तो पीछे चला गया। ये दोनों पास में, अरे ये दोनों पास में है तो नंबर, तो नंबर के हिसाब से ये ज्यादा नंबर वाला है, तो बेस नेचर पहले होगा कि आगे होगा। तो इन दोनों में कौन चेक करो, इन दोनों में कौन पहले आएगा, सी की बी, सी पहले आएगा, आएगा ऐसे चेक करो, सी और बी में हो गया। सबसे ज्यादा किस में होगा, डी में, क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डी। और उसके बाद इससे ज्यादा कौन होगा, ए होगा, यानी यहाँ पर ए आएगा। बोलो आया समझ में, सही है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा भैया, चेक कर लेना यार, फिर से बता दें। पहला सबसे ज्यादा डी होगा, कंफर्म, डी के बाद ए आएगा, ये भी कंफर्म है क्योंकि ये डिस्टेंस दूर है, माइनस आई जितना दूर होगा उतनी ज्यादा बेसिक नेचर होगा। आ गया समझ में, तो पहले डी हो गया फिर ए हो गया। अब इन दोनों लड़ाई चल रही है, तो जिसके नंबर ज्यादा होते हैं वो पीछे जाएगा, बेसिक नेचर कम करेगा क्योंकि माइनस आई वाला है। अगर प्लस आई होता तो बढ़ा देता, भैया समझ में, अगर प्लस आई होता तो क्या करता, बढ़ा देता, माइनस आई तो क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा तो पीछे जाएगा, तो उससे पहले कौन आएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ कहां गया, इधर है, हो गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन पैक करो। तो भाई सीधा सा है, 3 to 1 अमोनिया, क्या होगा, पहले टर्सरी ढूंढो, टर्सरी ढूंढो, टर्सरी ढूंढो, ये दोनों टर्सरी है। अब इनमें से कौन बड़ा होगा, भैया दो CH3 है, तो पहले कौन सा आएगा, ई के बाद आ गया डी के बाद अब कौन सा आएगा, सी। अरे बहुत सिंपल हो गया यार, फिर बी, और फिर बहुत सिंपल हो गया, समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया। तो बेसिक नेचर निपटा दोगे, कहीं भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर। अभी हम लोगों ने बात नहीं की है बेंजीन में, अभी आगे चल के सिखाएंगे, अभी वहां पर थोड़ी सी बदलाव और होंगे, अभी जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा, अनुनाद आएगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर अपना खेल करेगा, ठीक है, फिर आगे की बात है, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर बात कर रहे हैं, यानी अभी कोई भी रेजोनेंस, कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब दूसरा फैक्टर, ये तो मैंने एसडी का बेसिक कैरेक्टर देखा था, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर देखता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। चलो नेक्स्ट एक्टिव फैक्टर देखो, फटाफट देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी को भी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं C+, C+ को बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन हिंदी में बोलेंगे इसको कार्बोधनायन, ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस कॉन्सेप्ट की तरफ पहले फोकस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझ लो। कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन C+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो स्थायित्व जो होगा वो सबसे ज्यादा प्लस आई के द्वारा होगा और फिर माइनस आई के द्वारा, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जहां प्लस आई ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपसे एग्जांपल की बात कर लेता हूं, क्लियर, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया, या CH3 ले लिया, या C ले लिया, या CH3 ले लिया, या CH3 ले लिया, प्लस है साथ में थोड़ा चलते चलते रहे,
यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया, CH, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने CH3, CH एंड देन H। और इसमें मैंने आपसे पूछा कि भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपने बड़ा सिंपल तरीके से इसमें जवाब दे दिया कि सर ये कोई क्वेश्चन होता है जो आपने दिया है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कोई बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले दे दिया आपको, और कॉन्सेप्ट क्या दिया है मैंने कि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो 3 to 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में ये बात कहां से आई और क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसके कारण से टर्सरी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से एंड देन प्राइमरी से। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, दिमाग में बात बैठ गई। लेकिन केवल इतना समझ लेना काफी नहीं है, आगे कारण भी जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्या कारण है कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर देन सेकेंडरी, फिर देन प्राइमरी। तो आओ थोड़ा सा उसका लॉजिक समझ लेते हैं। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, आर मतलब एल्किल ग्रुप। दूसरी तरफ मैंने आर लगाया, यहाँ सी लगाया, यहाँ आर लगाया, यहाँ एच लगाया, ये पॉजिटिव हो गया। और तीसरा मैंने लगा लिया आर सी, यहाँ एच, यहाँ एच और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर हो गई। ओके, अब देखो बात को समझो। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, या रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब उस पर चार्ज ज्यादा होगा। किसी भी आयंस पर जितना ज्यादा आवेश होगा, किसी भी आयंस पर जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी होगी। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया? आवेश लगा हुआ है उस पर, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा क्रियाशील होगा, घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। आवेश कम कर दो, क्या कर दो? आवेश कम कर दो। आवेश कम कर दे तो नेचुरल सी बात है क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी। जैसे कि अभी आप लोग शांत, अभी घूम रहे हो, भटक रहे हो, जो मन में आया कर रहे हो, और किसी दिन पिताजी शुरू हो जाते हैं, उस दिन पूरा आवेश एक बार में नीचे आ जाता है, सन्नाटे में चले जाते हो आप 10-15 दिन के लिए। होता है नहीं होता है? होता है। वो अलग बात है, फिर से पनप जाता है, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जो सुधरती नहीं है, और तुम्हें तो डोज चाहिए होती है। अब किसी का साइकिल 1 महीने का होता है, किसी का 10 महीने का होता है, किसी का 1 घंटे का भी होता है। ये हर घंटे उसको चाहिए, समझ गया ना? वही कंडीशन। क्या कर दे? आवेश कम कर दे। आवेश कम कैसे होगा? सोचो रहा, यहाँ पर क्या लगा है? प्लस आई लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस आई लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस आई लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। यहाँ से यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। अब देखो कार्बन की हालत, कार्बन पर है प्लस, एक बड़ा सा प्लस और 3 छोटे से माइनस, एक ये माइनस, एक ये माइनस, एक ये माइनस। अब जरा सोच के बताओ ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? क्या कार्बन प्लस माइनस में बदल जाएगा? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे। तो एक दिन में जो आपकी बुराइयां हैं, नालायकी है, वो खत्म नहीं हो सकती, बार बार मार पड़ेगी आपकी, तब जाकर सुधरोगे। एक दिन में थोड़ी सुधर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ये दान किया जाता है आपको घर वालों के द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होता, लेकिन रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर यही यहाँ कंपेयर करो, यहाँ कंपेयर करो और यहाँ कंपेयर करो बेटा, तो यहाँ क्या होगा? एक निगेटिव, यहाँ क्या होगा? दो तरफ से निगेटिव, अलग अलग है, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज
क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि कम हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया समझ में? यही रीजन होता है, क्लियर हो रहा है? यही रीजन होता है कि स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये इसका एक माइनसली रीजन है। ओके बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हो गया है? तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव के साथ ये खेल है तो निगेटिव के साथ क्या खेल होगा? निगेटिव के साथ क्या खेल होगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो निगेटिव के साथ यही हो जाएगा। आप क्या कर दो, निगेटिव वाला कोई भी लगा लो, समझ में आ गया? निगेटिव लगा दोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ सपोज यहाँ पर मैंने Cn लगा दिया, देन CS2 प्लस ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। दूसरा अब मैं सीधे सीधे एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, CS2 प्लस ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया। तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया CHO, देन CS2 प्लस। चलो बता दो बच्चों, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, बहुत सिंपल सा है। डी एक और ले लेता हूँ, चलो मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर NO2 भी ले लेता हूँ, NO2 देन CS2 प्लस। अब आप समझ गए होंगे होशियार बच्चों कि इसका मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, बता दो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके ऊपर तरफ जाएंगे? NO2 के ऊपर जाएंगे, CHO के ऊपर जाएंगे, CH3 पे जाएंगे। जो कॉमन है उसको हटा दो, जो कॉमन नहीं है उसको पकड़ लो। क्लियर है? बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, महसूस हो रहा होगा अंदर से सर बहुत सरल पढ़ा रहे हो, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा कुछ मूवमेंट किया नहीं तो आप जमीन पे पाए जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप जमीन में बिखरे पाए जाओ, टांगे ऊपर आंखें बाहर, तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। लास्ट में करेंगे, फिलहाल समझ लो भाई, लास्ट में करेंगे, करेंगे जरूर। हम अपनी आदत से बाहर नहीं आएंगे, हम करेंगे जरूर, महसूस तो करवाएंगे, थोड़ा सा कंपन तो होना चाहिए, है ना? अरे थोड़ा जुरजुरी तो होनी चाहिए ना। वो लास्ट में आओ इधर, हाँ भाई बताओ रे क्या होगा? सबसे पहले बी के बाद सी के बाद ए के बाद, समझ गए? चल बहुत बढ़िया। बाकी कार्बोकेटाइन अभी यही खत्म नहीं हुआ है, ये दोबारा फिर से आएगा, हाँ फिर से दोबारा आएगा। अभी जब हम एक नई चीज पढ़ाएंगे, अति संयुग्मन नाम की एक चीज आती है, एक अनुनाद नाम की चीज आती है, ये जब दो जेब आएंगे तो ये कुछ ना कुछ और कुछ नया करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ C माइनस कार्बेनायन। लिखो 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 भाई लिखो, कार्बेनायन, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनायन, कार्बोनायन। तो समझ गए होगे मैं क्या समझाने वाला हूं? क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी, क्या होगी? कॉन्सेप्ट उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस, बताओ, माइनस आई प्लस आई, अरे हाँ है ना, उल्टा करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सही बोला, सही बोला। ले ले एग्जांपल, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH3 H माइनस, CH3 CH3 माइनस। ये है भाई सब तीन आपके सामने। ये तो बताइए टर्सरी कौन है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है? ये कैसा है भाई टर्सरी, ये कैसा है भाई, ये कैसा है भाई? आगे से क्लियर हुआ कि नहीं? ऑर्डर क्या होगा?
ABC ABC होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या होगा? A B। क्यों क्यों क्यों? बिल्कुल सही बात है। माइनस चार्ज बढ़ाए कि घटाए? स्टेबिलिटी के लिए माइनस चार्ज बड़ा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम। तो बात कर रहे हैं क्यों, तो इस क्यों की बात करते हैं। कहां से कहां पहुंचा देते हो तुम लोग। क्यों की बात करते हैं, तो क्यों का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यानी निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा और निगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो निगेटिव चार्ज कम कहां से होगा? यहां से होगा। प्लस आई इफेक्ट होगा। ये देखो यहां से बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा? यहाँ निगेटिव जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ है ना, प्लस आई लगा हुआ तो निगेटिव बढ़ा रहा है। यहाँ प्लस आई लगाओगे तो क्या हो गया? निगेटिव बढ़ा रहा है। यहाँ प्लस आई लगा रहे हो निगेटिव बढ़ा रहा है। यहाँ प्लस आई लगाओगे तो निगेटिव। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि अगर हम बात कर दें क्या है कि निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे स्टेबिलिटी उतनी, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाओगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे उल्टा बोल रहा हूं, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, सॉरी, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। हाँ हाँ, अरे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा था, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा इसी के लिए स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ये कहना चाह रहा था। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। कार्बन आयन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोकैटायन से कंपेयर मत करना, वो अलग चीज हो गई। हाँ उससे कर लिया हो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप कर लोगे, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे कर लोगे, ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। और तीसरा आ जाओ, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं मुक्त मूलक। बच्चों मुक्त मूलक को आप, मुक्त मूलक को आप इसको, मुक्त मूलक को समझना है तो मुक्त मूलक को आप इसको कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन की तरह समझ लेना। मैं लिख दे रहा हूं C प्लस की तरह ही इसको समझना होगा। क्या कहा मैंने? C प्लस की तरह। समझ में आ गया? C प्लस की तरह ही इसको समझना होगा। यानी कि इसका जो व्यवहार होगा, इसका जो रूप है वो C प्लस के अनुसार ही समझना होगा, मतलब कार्ब धनायन के अनुसार। और कार्ब धनायन की बात करेंगे तो कार्ब धनायन में क्या कंडीशन होती है जरा मुझे बताना। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बच्चों बता दो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस आई। इस बात को ध्यान रखना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, क्लियर है? तो ये इसी तरीके से प्रेजेंट, क्लियर है? इसमें और भी इफेक्ट होते हैं, अभी और आगे आएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट शो करेगा, वो आगे बताऊंगा। तो फिलहाल वही ऑर्डर हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, फिर देन कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, और फिर देन कौन सा हो जाएगा? बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया? इंडक्टिव फैक्ट की सारी चीजें बता दी, ठीक है? आज इतना ही, बाकी फिर